नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर 16 जिलों में कोरोना फैल गया है। जी हां, ये संख्या लगातार जिलों की बढ़ती हुई अब 16 तक पहुंच चुकी है और ऐसे में लोहरदगा में पहला कोरोना मरीज सामने आया है। यहां ये जिला जहां पर अब तक कोई मरीज कोरोना का नहीं था। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 218 हो चुकी है। राज्य में अब तक 108 मरीज ठीक हुए हैं जो इस संक्रमण से संक्रमित थे। रांची के 83 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अनाज से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लोगों को अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। कोरोना काल के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। ये नजारा सरायकेला के खरसावा प्रखंड के बड़ा बांबो मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है। स्कूल के 12 कमरे में तकरीबन 250 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अनाज का कोटा इतना कम कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। 12 कमरा है, उसी में से 200 लोग सब उसी में। एक कमरा में कितना रहता है? मोटा मोटी एक कमरा में 40-50 आदमी रहता है। एक बोरा चावल यानी कि 50 किलो चावल लाया गया था यहाँ, और आलू एक बोरा और दाल 1.5-2 किलो जैसा लाया गया था। उसमें से 2 दिन चला सब, और कल तो कुछ नहीं खाए थे। सरायकेला के गोंडमारा स्कूल में भी करीब 200 मजदूर रह रहे हैं। अब 50 और प्रवासियों के आने के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। परदेश से अपने घर पहुंचे इन मजदूरों की पीड़ा अंतहीन है। हालात से प्रशासन अनजान भी नहीं, लेकिन सुविधा पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। कम से कम 200 से ऊपर है। एक कमरा में कितना लोग रहता है? एक कमरा में 25-30 ऐसे हैं। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। बात सरायकेला की ही नहीं, दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास के क्वारंटीन सेंटर पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। लोग किसी तरह अपने गांव से ही खाना मंगवा रहे हैं। पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का, और पंखा है, बस इतने। और खाना वाना सब घर से आता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आता है साफ सुथरा घर से आता है। जाहिर है प्रवासी मजदूरों की व्यथा खत्म होने वाली नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, मजदूरों तक मदद पहुंचाने की बात जो की जाती है, उस पर नजरें इनायत कर लीजिए, समझ आ जाएगा आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। और खबर रांची के हिंदपीढ़ी से, जहां पर लगातार दूसरे दिन हंगामा और बवाल देखने को मिला। लॉकडाउन का पालन कराने गए सीआरपीएफ के जवानों पर लोगों ने पथराव कर दिया। देर रात भी लोगों ने जवानों पर पत्थरबाजी की थी। क्या हिंदपीढ़ी के लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खा ली है? क्या उन्हें अपने जान की परवाह नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि रांची के हिंदपीढ़ी में उपद्रवियों द्वारा लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरे दिन हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल हुआ। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सीआरपीएफ ने सख्ती क्या बरती? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सीआरपीएफ के जवान सुबह हिंदपीढ़ी के इलाके में गए थे। इस दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को घरों में जाने के लिए कहा। इसे लेकर सीआरपीएफ ने थोड़ी सख्ती भी बरती, लेकिन लॉकडाउन का पालन करने और सीआरपीएफ के निर्देश को मानने की बजाय लोगों ने जवानों पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद डीसी और एसएसपी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। फिलहाल हिंदपीढ़ी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और हालात काबू में है।
इससे पहले कल देर रात भी उपद्रवियों ने लोगों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ पर हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के जवान जो हिंदपीढ़ी के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उसी पर हिंदपीढ़ी के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में मौके पर पहुंचे डीसी और एसएसपी ने मामले को शांत कराया, लेकिन रात क्या बीती, हिंदपीढ़ी के लोगों का सब्र एक बार फिर टूट गया और फिर हंगामा और बवाल पर उतर गए। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और ऐसे में हिंदपीढ़ी में हंगामे पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्यों नहीं सुधर रहे हिंदपीढ़ी के लोग? ये वो सवाल क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या अपनी जान की परवाह हिंदपीढ़ी के लोगों को नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब खुद हिंदपीढ़ी के लोगों को देना चाहिए। हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल आखिर क्यों? सीआरपीएफ का विरोध और पत्थरबाजी क्यों? क्योंकि यहां ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, उन्हीं की सुरक्षा में खड़े हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर ही पत्थरबाजी की जा रही है। जान बचाने वाले सीआरपीएफ का विरोध आखिर हिंदपीढ़ी के लोगों की तरफ से क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है अशांति फैलाने की कोशिश? क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सीआरपीएफ खुद हिंदपीढ़ी के लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर मुस्तैद हैं। और ऐसे में हिंदपीढ़ी बवाल पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने हिंदपीढ़ी को सेना के हवाले करने की मांग की है। वहीं जेएमएम ने सीपी सिंह के मांग को हास्यास्पद बताया कि जब तक सेना के हवाले हिंदपीढ़ी को नहीं किया जाएगा तब तक पत्थरबाज शांति दूत ठीक नहीं होंगे। यदि सेना के हवाले करने में राज्य सरकार को शर्म महसूस होती है तो मेरी राय है कि वहां हिंदपीढ़ी में मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी और डीजीपी रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना चाहिए। कोई सिविल वार की स्थिति नहीं है कि आप सेना को बुला लीजिए। सेना आंतरिक मामलों में जितना कम यूज हो उतना ही होना चाहिए और अति वाचालता में यदि उनके जैसे सीनियर लीडर यदि इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि खासकर एक समुदाय को आप टारगेट करके। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। आज 3 श्रमिक ट्रेनें झारखंड पहुंची। नागपुर से 1200 मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पर पहुंची। वहीं हटिया स्टेशन पर मजदूरों के नाश्ते का इंतजाम किया गया था। बाद में स्क्रीनिंग के बाद सभी को बसों के जरिए अपने अपने गृह जिले में भेजा गया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नागपुर से लौटे 1200 मजदूर, वहीं बड़काकाना स्टेशन पर भी ऐसे ही मजदूरों की पूरी फौज आपको नजर आ रही होगी। महाराष्ट्र से भी मजदूर जो हैं वो अपने प्रदेश लौटे हैं और इसके बाद सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद इन्हें इनके अपने अपने जिले भेजा गया। गुमला के 3 युवाओं ने मिलकर कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले 3 यंत्र को तैयार किया है, जिससे आम आदमी का जीवन वायरस से सुरक्षित रह सके। जिसमें आम दैनिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सामानों को सैनिटाइज करने वाला बॉक्स है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ही सामने वाले व्यक्ति से सुरक्षित रहने के लिए छाता बनाया गया है। जबकि तीसरे सामान के रूप में साबुन तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से हर्बल है, जिससे हाथों को धोकर सैनिटाइज किया जा सकता है। काफ़ी समझाने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जिसके लिए हमें ध्यान में आया कि कुछ इसके लिए किया जाए। तो मुझे जिला प्रशासन के द्वारा प्रेरित किया गया और मैंने ये सोशल डिस्टेंसिंग छाता का निर्माण किया, जो एक आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं। आप ये
जैसे कभी भी सामान खरीदने जाते हैं तो ये आपको ये दूसरों से दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा कोरोना से। हम लोग कोई भी चीज़ अपना सैनिटाइज कर सकते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक बॉक्स बनाया गया है, ये लाइन से चलता है। सामान डालने के लिए हम लोग सबसे पहले मशीन को लाइन देने के साथ उसको पहले चार्ज किया जाता है। चार्ज होने के बाद इसमें एक बीप लगाया गया है, जिसके माध्यम से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये मशीन हमारे एक्टिवेट हो गया है। ये हमारे लोकल निर्मित छाता है। केरला में हमने सबसे पहले इस तरह के मॉडल को देखा था। तो इस छाते का उपयोग गुमला में और बाकी जगहों पे हम चाहेंगे कि कोरोना का जो ये जंग है ये तो जारी रहने वाला है। बरसात का भी मौसम आने वाला है, अभी तेज़ धूप भी होती है। तो इसमें ये छाते के साथ साथ आप देखेंगे ये प्लास्टिक शील्ड एक खुद ही 2 गज की जो हम सामाजिक दूरी की बात करते हैं 2 फीट की, उसे मेंटेन कराने में, और जब भी हमें कुछ खरीदना है हम इसे रिवर्स करके सामने से खरीद सकते हैं चीज़ों को। तो देवघर में कोरोना बंदी अवधि में गांव की महिलाओं ने कोरोना से बचाव के उपाय के साथ खेती की नई पहल शुरू की है। इसके लिए खेतों में तख्ती और बैनर लगाकर लोगों को जागरूक तो कर ही रही हैं, साथ ही सब्जी उपजाकर ये महिलाएं इस कोरोना बंदी में आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कोरोना बंदी के संकट की घड़ी में ये महिलाएं अपने साथ गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। महामारी के कारण सब लोग घर में बैठे हुए हैं। हम लोग खेती करके खेत में काम करते हुए तोड़ के सब्जी तोड़ के बाजार जा करके बेचने जाते हैं। किसी का घर में जो कोरोना का महामारी चलते हुए घर से बाहर ना निकले, उसका दो सामाजिक दूरी पालन करते हुए हम लोग खेत में काम करते हैं। कृषि का कार्य अभी शुरू हुआ है, जो MHA के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए, दूरी बनाए रखते हुए जो कृषि का काम किया जा रहा है, उसमें हमारे ही जिले की कुछ महिलाओं ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आगे बढ़कर आई हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश की है लोगों को कि सतर्क रहें। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन को लेकर जूझ रहा है। वहीं अब डॉक्टरों पर शादी कराने की भी जिम्मेवारी आ गई है। दरअसल जिनकी शादी है उनको अनुमति मिल रही है, लेकिन वहां डॉक्टर का रहना जरूरी है, क्योंकि वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। था कि अच्छा धूमधाम से होगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ढंग से नहीं हो पाया। हम लोग की देखते हुए भर में कि भाई बीमारी सबके लिए है। महामारी में डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है और इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए जहाँ भी शादी, एक तो शादी के लिए DC साहब सब जगह नहीं, लिमिटेड शादी हो रहा है, बहुत ज़रूरी ही, तो वहाँ पर हम लोग जाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं। सैनिटाइजर है कि नहीं, सब लोग मास्क पहनकर शादी में शामिल होते हैं कि नहीं, लिमिटेड आदमी, जैसे 4 वधू पक्ष और 4 वर पक्ष, लिमिटेड आदमी रहे। कोरोना बंदी में घरों के अंदर रहना मजबूरी है। ऐसे में डिप्रेशन की समस्या से बचने के लिए राज्य सरकार ने ऋणपास में विशेष व्यवस्था शुरू की, जिसमें 22 डॉक्टर्स की टीम फोन पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कोरोना बंदी के दौरान मनोचिकित्सा की जरूरतों को लेकर ऋणपास भी लोगों को सहायता मुहैया करा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर ऋणपास ने 22 मनोचिकित्सकों की एक टीम डॉक्टर ऑन फोन की सेवा शुरू की है। इसके तहत राज्य और राज्य के बाहर कोई भी डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति कॉल कर सलाह और काउंसलिंग ले सकते हैं। हर जगह से फोन आता है, जैसे राज्य के अलग अलग जगह से फोन आता है, तो अपनी अपनी मुख्य दिक्कतें बताते हैं। हम उस दिक्कतों के आधार पर जो हमारा ICD गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर उनको दवा बताते हैं। ऋणपास ने इसके लिए बाकायदा चिकित्सकों के नाम और उनके फोन नंबर जारी किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है अभी का जो पेशेंट यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं, उन पेशेंट्स को अगर बंद किया जाए, साइकेट्रिक मेडिसिन अगर बंद किया जाए, तो फिर से उनका सिम्टम्स वापस आ सकता है। तो उस वजह से वो हमसे टेलीफोन के जरिए पूछ सकते हैं, या लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनको वो बता सकते हैं, और वो फिर हमसे बात कर सकते हैं कि इनका इलाज कैसे हो। सामान्य दिनों में ऋणपास के OPD में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंचते हैं।
लेकिन कोरोना बंदी में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है। ऐसे में जिनका इलाज पहले से ऋणपास में चल रहा है या फिर संक्रमण काल में जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो, उनके लिए ऋणपास की ये पहल राहत और सुकून से भरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिमडेगा में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जलढीका के बिंडचुआ गांव में पुलिस और पीएलएफआई दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पीएलएफआई दस्ते का नेतृत्व सब जोनल कमांडर सचित सिंह कर रहा था। मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली पंडित मारा गया, जबकि नक्सली प्रवीण कंडूलना घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। पुलिस ने यह दावा किया है कि सब जोनल कमांडर सचित सिंह को भी गोली लगी है, लेकिन वो जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ के बाद मौके से एक AK-47 और एक राइफल बरामद की गई। विजय के साथ मिलकर के हम लोगों ने जूनागढ़ के बिंदुचुआ जंगल में हम लोगों का एक मुठभेड़ हुआ है पीएलएफआई नक्सलियों के साथ। इसमें एक उग्रवादी मारा गया है, एक को गोली लगी है और 5 उग्रवादी पकड़े गए हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। इसमें हथियार बरामद हुआ है। इसमें AK-47 एक बरामद हुआ है, 4 315 राइफल है, एक कट्टा है, ढेर सारा एमुनेशन है, पिट्ठू है। धान खरीद के नाम पर राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले की जांच में जुटी सीआईडी की टीम ने 24 कांड दर्ज किए हैं। वहीं अब तक 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ियां सामने आने के बाद जांच में तेजी लाने की बात सामने आ रही है। साल 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच राज्य में बड़े पैमाने पर धान खरीद में घोटाले की बात अब किसी से छुपी नहीं है। मामले की जांच में सीआईडी की टीम जुटी हुई है। फर्जी बिल के माध्यम से अब तक 50 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है, जिसके बाद सीआईडी ने जांच में तेजी लाने के लिए कई अलग अलग जांच दल गठित किए हैं। हर टीम में 5 से 7 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। ऐसे 24 केस हैं, हम उन सभी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने काफ़ी अनुसंधान की टीमें तैयार की हैं। हर टीम में करीब 5-6 लोग हैं डीएसपी की अध्यक्षता में, और हम लोग केस को काफी तेजी से सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। धान खरीद के नाम पर हुए इस घोटाले में पैक्स और कोऑपरेटिव विभाग के कर्मी के साथ ही अधिकारियों पर दलालों और राइस मिल मालिकों की मिलीभगत की बात सामने आई है। इन पर फर्जी बिल के आधार पर सरकारी पैसे को चूना लगाने का आरोप है। हाईकोर्ट में लगातार हो रही सुनवाई के बीच सीआईडी ने अब तक हजारीबाग में 4, पलामू में 1, सरायकेला और गुमला के 1 केस, रांची के 1 केस सहित 24 केस दर्ज किए हैं। बहुत गड़बड़ियां हुई थी। मैं कहूँगा कि विभाग का कंट्रोल नहीं रहा। राइस मिल को देते गए ये लोग और राइस मिल से वसूल नहीं सके, इसलिए गड़बड़ियां हुई। केस हुए हैं और अभी जो सीआईडी के एडिशनल डीजी हैं पलटा जी, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, कुशल पदाधिकारी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कांडों में जल्द से जल्द निपटारा करेंगे और इनकी वसीले राइस मिलों से हमारे चावल की वसूली हो जाएगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने परचेजेस करना शुरू किया। बहुत जगह ये हुआ कि जितना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है उसका कई गुना जो है धान जो है परचेज हो गया। अब ये धान आया कहां से? धान आया जैसे बॉर्डर एरिया हमारे यहाँ झारखंड में, बंगाल से लिए मान लिये 6 रुपये धान और 10 रुपये का जो रेट है उसमें हम लोग जो है परचेज करवा दिए। ये होता था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर, पैक्स और लैम्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा। पैक्स के जरिए राज्य के सभी जिलों में हुए धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है। राज्य भर में जिला स्तर पर 48 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें सीआईडी ने 24 केस दर्ज किया है। उम्मीद की जा रही है कि बिचौलियों के माध्यम से हुए इस महाघोटाले पर से पर्दा हटाने में सीआईडी जल्द ही सफल होगा। रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। प्लास्टिक कैरी बैग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये प्रकृति का बड़ा दुश्मन है और सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है।
लेकिन इसके बावजूद इसकी अवहेलना हो रही है। लोग तो नहीं चेत रहे, लेकिन प्रशासन भी गलती से नहीं चूक रहा है। क्वारंटीन सेंटर में जो प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है, उसे प्लास्टिक में ही दिया जा रहा है। हालांकि कुछ सेंटरों पर व्यवस्था ठीक है, लेकिन ऐसी लापरवाही प्रशासन पर सवाल खड़े जरूर करती है। ये बहुत मानव समाज के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से घातक है, इसलिए सरकार भी चाहती है और जिला प्रशासन भी चाहता है कि इससे हम लोग निपटें। इसके लिए नगर विकास विभाग ने भी निर्देश जारी किया है और शहरी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हां, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा। जीता रहे मेरा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। तो न्यूज़ 18 की आपसे अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।